जिंदा रख हौसलों को दिल में, गरल के समंदर से भी गंगा जल बरसेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा सा कल चल निकलेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर आपको अपने व्यवसाय की चमक देखनी है तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना भी जरूरी है। बिकॉज व्हेन पेशेंस इज एम्ब्रेस्ड विद पैशन, इट इमर्जेस एज बिग बिजनेस आइडियाज। ये सच है कि अतीत में की गई किसी गलती को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सुधारा जरूर जा सकता है। और अगर आपने भी अपनी किसी आय का ब्यौरा अगर अब तक सरकार को नहीं दिया है, तो सरकार आपको अपनी गलती सुधारने के लिए दे रही है एक सुनहरा मौका, और उस मौके का नाम है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016। कैसे ये स्कीम हमारे लिए लाभदायक है और इस लाभ को पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी सवालों के जवाब को मकाम देने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द मैन with an aimed approach, the author of the business books, the philanthropist, the big business expert, Mr. Sunil Kumar Gupta. नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज हैव अ सीट। सुनील जी, जब हम इनकम की बात करते हैं तो हमारे देश में जो लोग हैं वो इनकम के ऊपर टैक्स भी देते हैं, सब लोग अपने रिटर्न्स भी फाइल कर रहे हैं। तो अब ये जो एक स्कीम आ गई है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, इसमें और क्या बताना बाकी रह गया है? व्हाट ऑल दे हैव टू डू नाउ? देखिए, हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ और जो टैक्स देते हैं वो कुल 5 करोड़। हाँ। जो इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स तो देते हैं लेकिन अपनी पूरी इनकम पे नहीं देते। जितना वो कमाते हैं कुछ पार्ट के ऊपर टैक्स दे देते हैं, बाकी वो छुपा लेते हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लोगों ने बनाई हुई हैं जिसपे उन्होंने टैक्स कभी दिया ही नहीं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम सरकार ऐसी स्कीम निकालती रहती है। 1951 में पहली स्कीम आई थी, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। हाँ जी। ओके। और 1997 में आखिरी स्कीम आई थी। लेकिन पहली स्कीम और इस स्कीम में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम 97 वाली स्कीम की बात करें, जिसको हम वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 97 बोलते थे जी। उस स्कीम ने सरकार ने बोला था कि भाई जो आप डिक्लेयर करना चाहते हो वैल्यूएशन असेट, उसकी वैल्यूएशन 86 की ली जाएगी और उसके ऊपर आपने कुल 30% टैक्स देना है। तो एक तरह से अगर उस समय की प्रेजेंट वैल्यू जो थी उस वैल्यू पे टैक्स ना देके 10 साल पुरानी वैल्यू पे टैक्स देना था, और वो भी कुल 30%। तो यदि हम ये माने कि 10 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू दुगनी हुई या ज्वेलरी की वैल्यू दुगनी हुई, तो उसका इफेक्टिव टैक्स रेट 15% के लगभग बनता था। हाँ। तो क्या होता था, पहले जितनी भी स्कीम आती थी उसमें जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको बहुत तकलीफ होती थी। हाँ, क्योंकि देखिए उन्होंने तो अपना काम सही समय पर किया और ईमानदारी से किया। लेकिन जो टैक्स चोरी करते थे उनके लिए लॉटरी निकलती थी कि आप पहले टैक्स चोरी करते रहो और उसके बाद आप एक बार स्कीम निकालेगी सरकार, उसमें सब डिक्लेयर कर दो, टैक्स का परसेंटेज भी कम हो गया। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी स्कीम निकाली गई है जिसमें चेतावनी के रूप में कहा गया है, मतलब अब की बार ये लॉटरी नहीं है, लॉटरी नहीं है। अब तो टैक्स की परसेंटेज भी 45% रखी गई है, 30% टैक्स प्लस और मिला के 45% टैक्स देना है। और साथ में उनको बोला गया है कि आपने जो वैल्यूएशन है वो भी जून 2016 की लगेगी और उस पर 45% टैक्स। तो अब उनको चेतावनी दी गई है कि यदि आपने कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी चोरी से बनाई हुई है, सरकार की निगाह के बिगर, इनकम टैक्स में डिक्लेयर करे बिगर, तो आपकी आखिरी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका सीधा प्रोसिक्यूशन है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान शुमार होने वाले हैं जो कि इस स्कीम में पूरी तरह से अपनी फर्म के जरिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हें बुला लिया जाए जी। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान सीधा मुंबई से हमारे स्टूडियो में आए हैं। आप भारत की एक जानी मानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के सीनियर पार्टनर हैं। एक ऐसी फर्म जिसने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में पार्टिसिपेट करने वाले हर व्यक्ति को अपनी सेवाएं मुफ्त में देने का ऐलान किया है। प्लीज वेलकम द सीनियर पार्टनर ऑफ साक एसोसिएट्स, श्री राजेंद्र बगाड़े। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत सर। प्लीज आइए। राजेंद्र जी, आपकी फर्म जो है इस इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और आप लोग उसमें अपनी मुफ्त सेवाएं भी दे रहे हैं उन लोगों को जो कि इनकम डिक्लेयर करने के लिए आगे आए हैं। कोई खास मोटिव है इसके पीछे?
मोटिव तो यही है कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको हेल्प हो जाए। जैसे आज की बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो प्रगति में योगदान सभी को देना चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में अगर आप टैक्स देते हो तो यही पैसा देश के विकास के काम आएगा, विकास के लिए यूज होगा। सुनील जी, इस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं मदद करने के लिए एक ऐसी स्कीम में जो कि अल्टीमेटली देश के विकास के लिए काम करने वाली है, आप इसे कैसे देखते हैं? बिकॉज जब कोई अपनी इनकम डिक्लेयर करने के लिए जाते हैं तो उनको लगता है कि अब मैं इनकम डिक्लेयर करूंगा और डॉक्यूमेंटेशन के झंझट बंधेंगे तो फिर वो उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब सामने आती हैं तो कैसे देखते हैं आप? ऐसे बहुत सारी फॉर्में आगे आ रही हैं जो बोलती हैं कि जो भी टैक्स पेयर आगे आ रहा है और स्कीम को अंडरस्टैंड करना चाहता है तो वो स्कीम को अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी सेमिनार्स भी कर रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी तरह के एम्बिग्यूटी थी जब ये स्कीम आई थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार को भी 5 सेट ऑफ FAQ जारी करने पड़े, 5 बार FAQ करने पड़े बार बार की क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हाँ। कि कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, कौन सी इनकम होगी, कब की इनकम होगी, कौन डिक्लेयर करेगा, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू था। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब IDS में कोई इस तरह से इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करके आगे आता है और कहता है कि मैं अपनी इतनी इनकम डिक्लेयर करना चाहता हूं, आप देखते हैं कि ये उनके लिए एक बेनिफिट की बात है या एक डर की बात है? ये इनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है। जो भी इस स्कीम का फायदा उठा के अपनी इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम यहाँ पे डिस्क्लोज करता है, उसको एक तो पहले तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स से इम्यूनिटी मिल जाती है, यानी इसको आगे जाके इस इनकम के ऊपर किसी तरह की इंक्वायरी, प्रोसिक्यूशन या स्क्रूटिनी नहीं होगी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन आपने अगर कुछ किया हो और उसकी इनकम अगर आप डिक्लेयर करते हो तो एक नया अमेंड होके आया है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। उसमें बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है। अगर आप उस चीज से भी आपको इम्यूनिटी मिल जाती है अगर इसमें डिक्लेयर करते हो। तीसरी बात है कि आपका कोई भी डेटा, जो इनकम आपने डिक्लेयर की है, उसका कोई भी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं होगा। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे सर बता रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं उन लोगों को जो कि अपनी इनकम डिक्लेयर करने के लिए सामने आएंगे, लेकिन अगर मैंने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की है तो क्या मुझे डरने की जरूरत है? क्योंकि आज के समय में क्या सरकार के पास अंदर ही अंदर कोई ऐसे मैकेनिज्म है कि वो पता लगा सकें कि मैंने इनकम नहीं डिक्लेयर की है? बिकॉज अभी तो वो मेरे पास ही है। नहीं, सरकार के पास बहुत तरह का डाटा है, क्योंकि अब एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो हर बैंक, हर रजिस्ट्री ऑफिस और हर क्रेडिट कार्ड कंपनी और बैंक, इस तरह की इंफॉर्मेशन या फॉरेन ट्रेवल आपका कुछ भी है तो वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास पहुंचती है। और सरकार के पास अब लेटेस्ट टूल है डाटा माइनिंग के, जिससे कि वो आपके पैन नंबर से निकाल सकता है कि आपने आज तक कितनी प्रॉपर्टी ली, कितनी बार आप विदेश गए, जस्ट विद दैट पैन नंबर। हाँ, कितनी बार आपने क्या खर्चा किया, और कितनी आपकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मान लीजिए आपने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया जी, सरकार को तो पता लगेगा ही। सिर्फ ये लग सकता है कि सरकार को पता 6 महीने में लगे, 1 साल में लगे या 2 साल में आप तक पहुंचे, लेकिन पता जरूर लगेगा, जरूर। तो अगर आपने प्रोसिक्यूशन से बचना है तो आपके पास आखिरी मौका है जी। और इस आखिरी मौके के बारे में हमारी जो जनता है वो क्या सोच रही है, वो आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। वॉलंटियर डिस्क्लोजर स्कीम के थ्रू कुछ लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आगे आएं और अपने जो ब्लैक मनी को वाइट करें। आपका कोई फॉरेन एसेट या फॉरेन कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि अनअकाउंटेड या टैक्स प्रोविजन से रह गई है, तो ऑब्वियसली आप उसको डिस्क्लोज करके आप शील ले ही सकते हो। अगर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगा के उस पैसे को वाइट करती है तो इतने सालों से जो लोग पैसा छुपा के रखे हुए हैं, एटलीस्ट वो पैसा मार्केट में आके इंडिया की ग्रोथ होगी। लास्ट टाइम क्या था कि 30% इंटरेस्ट रेट, 30% का स्लैब था, उसके बाद भी बहुत कम पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो इस बार तो 45% है, तो होप फॉर द बेस्ट। एवरीवन इज होपिंग फॉर बेस्ट। लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सही कगार पर हम लोग चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो हमारी आशा है वो पूरी होगी? नहीं, पूरी होगी। देखिए, मैं ये कहता हूं, पिछली स्कीम की अगर हम बात करें तो पिछली स्कीम में 97 में जो स्कीम थी BDS, उसमें लगभग 33,000 करोड़ लोगों ने डिक्लेयर किया था।
और उससे जो टैक्स कलेक्शन हुई वो 9,500 करोड़ के लगभग की टैक्स कलेक्शन हुई। और करीब 4.5 लाख लोगों ने पौने 5 लाख लोगों ने ये डिक्लेरेशन की। तो मुझे लगता है कि वो स्कीम मेरी निगाह में सक्सेसफुल स्कीम नहीं है। क्यों नहीं है? लोग आए, 33,000 करोड़ की डिक्लेरेशन भी हुई, लेकिन उनसे टैक्स बहुत कम आया। कम आया कि वो अगर स्कीम ठीक होती तो उससे टैक्स बहुत ज्यादा आना चाहिए था। रीजन शायद वही रहा कि उसको जो वैल्यू किया जा रहा था वो पुराने डेट्स पे किया जा रहा था। तो और उसका टैक्स रेट कुल 30% था। 35% कॉर्पोरेट 35% कॉर्पोरेट के लिए था और इंडिविजुअल के लिए 30% था। तो वो रेट उतना ही था जितना नॉर्मल टैक्स है। तो उसको वैल्यूएशन भी पिछली देनी पड़ी, टैक्स स्लैब भी कम था, तो उसको कोई पेनल्टी प्रोविजन कुछ नहीं लगे। मतलब टैक्स चोरी करने के बदले उसे इनाम मिला, पेनल्टी कुछ मिला, सजा नहीं मिली, सजा नहीं मिली चाहिए थी। तो मैं इस स्कीम को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल क्वांटम से नहीं मानता। मैं ये नहीं मानता कि अगर इस बार उससे ज्यादा पैसे आए तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। मैं स्कीम को मानता हूं कि स्कीम अच्छी है, जिससे ऑनेस्ट टैक्स पेयर को और बल मिलेगा कि टाइम पे टैक्स दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो टाइम पे देते रहेंगे। जो लोग टैक्स चोरी कर रहे थे, अगर वो पूरी तरह से इसमें नहीं आए तो आगे कम से कम चोरी नहीं करेंगे। ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो पहले टैक्स दे रहा था आगे भी टैक्स देता रहेगा। आप लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो बिग बिजनेस आइडियाज आपको शाबाशी देने के लिए यहाँ पर बैठा है। हमारे प्रोग्राम में ये हॉट सीट आप लोगों का इंतजार कर रही है। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान बनना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप टैप फॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन पर डाउनलोड कीजिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए मेक इन इंडिया रेड के अंदर। और उसमें मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। उसमें से एक सवाल आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और जब आप ये जवाब दे देंगे और ये जवाब सही होगा तो आपको इनाम भी मिलेगा और साथ ही आपको मौका मिलेगा हमारे यहाँ बिग बिजनेस आइडियाज में मेहमान बनने का। ऑन दैट नोट वी आर टेकिंग अ ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में पार्टिसिपेट करके अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कौन वो लोग हैं जो डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन है जो डिक्लेयर नहीं कर सकते, कब तक डिक्लेयर करना है, कितना रेट है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया तो आइए और बनिए हमारे मेहमान। ओनली ऑन Big Business Ideas. Write us on info@bigbusinessideas.in। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज और आज हम लोग बात कर रहे हैं इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं स्कीम के तहत और ऐसे कौन से लोग हैं जो इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस बात को कैसे हम लोग पहचाने, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इनकम डिक्लेयर कर सकने में मैं बोलूंगा हर सिटीजन, जो भी हिंदुस्तान का सिटीजन है जी, वो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है। Okay. अपनी असेट्स को डिक्लेयर कर सकता है। एनीवन इनकम टैक्स की निगाह में दो शब्द होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जी, दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके लेकिन वो सिर्फ अपनी इंडियन असेट और अपनी इंडियन इनकम को कर सकते हैं, जो विदेश में है उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जैसा अभी बगाड़ी जी ने बताया था कि स्कीम लास्ट ईयर आ चुकी है। तो हमने ये तो बात कर ली है कि कौन है जो अपनी इनकम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जो अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जिनको हम कह सकें, आप बताना चाहेंगे सर? जिनको अभी तक नोटिस आई हुई है, कोई भी असेसमेंट ईयर के लिए स्क्रूटिनी के लिए अगर नोटिस आई है जी। दूसरे इस तरह के लोग हैं जिनका सर्च हुआ है या सर्वे हुआ है। ओके, भले उनको नोटिस नहीं आए हो लेकिन वो पर्टिकुलर ईयर के लिए वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तीसरा ऐसा है कि जो ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स स्मगलिंग एक्ट के अंदर में पकड़े गए हो या उनका प्रोसिक्यूशन चल रहा हो। उसके बाद में आते हैं कि करप्शन एक्ट के अंदर जिनका प्रोसिक्यूशन चल रहा है। और वैसे भी ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी डिफॉल्टर हैं तो फिर उसके ऊपर आप किस तरह से सच्चाई की चादर ओढ़ के आप बात कर सकते हैं, वो क्लियर नहीं हो सकता। नहीं, मैं इसमें ये बात जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि करप्शन से कमाई हुई मनी को इनकम टैक्स में आप वाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग अपराध है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी आमदनी अपने बिजनेस के जरिए ही कमाई
लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया उन्हीं तो लोगों के लिए। बेसिकली हम कह सकते हैं आम भाषा में कि अगर आपने कभी भी टैक्स चोरी की है तो ये आपके पास ये आखिरी चेतावनी है, मौका नहीं कहेंगे इसे, आखिरी चेतावनी है। आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कीजिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से आगे बढ़कर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो चीज उनकी टिप्स पे होनी चाहिए कि अब मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, या सिर्फ डिक्लेयर करके ही पीछा छूट जाता, टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती? नहीं, ये तो बहुत गलत होगा कि अगर डिक्लेयर कर देते हैं, अगर जैसे कि ये स्कीम की अवधि है 30 सितंबर तक और उनको डिक्लेयर करने के बाद में 2 महीने में टैक्स भरना है जी। पहले तो ये था कि पूरा जो टैक्स 45% ऑफ दी अनडिस्क्लोज इनकम आपको 30 नवंबर 2016 तक भरना था जी। लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास जाने के बाद गवर्नमेंट ने ये अवधि बढ़ा दी है करीब 1 साल के लिए। तो अभी आपको 25% 30 नवंबर 2016 तक भरना है जी। बाकी का 25% 31 मार्च 2017 तक भरना है और जो बैलेंस 50% है वो 30 सितंबर 2017 तक आपको भरना है। इसमें प्रॉब्लम यह था कि जो एसेट है आपकी, आप डिक्लेयर कर रहे हो, जो आपने ब्लैक मनी से कमाई है, उस एसेट के ऊपर अगर आप आज के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन करके अगर टैक्स भर रहे हो तो अच्छी खासी अमाउंट आ जाती। अगर आपने 2000 साल में 10 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदी है जी। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की तारीख में 1 जून 2016 को 1 करोड़ हो जाती है तो आपको टैक्स लायबिलिटी 45 लाख की आती है, 45 लाख। बिल्कुल। तो इस 45 लाख आपको आज भरने के लिए या तो आपके पास टैक्स पेड सोर्सेस में से इनकम होना चाहिए उतना जी, या तो आपको किसी से लोन लेना पड़ेगा या तो ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। सुनील जी, जैसा राजेंद्र जी अभी कह रहे हैं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो अब उस पर लायबिलिटी जो बनेगी टैक्स की वो 45 लाख बनेगी। तो 10 लाख की प्रॉपर्टी पे एक व्यक्ति क्यों अब 45 लाख टैक्स पे करे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्यों दे, मैं बताता हूं आपको कि देखिए, आपने 2000 में 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी जी। अगर आपने उस 10 लाख के ऊपर 2000 में टैक्स दिया होता तो वो जो आपकी इनकम थी 10,000 पे टैक्स देके वो आपके नंबर 1 में आ जाती, बुक्स में आ जाती, और उससे जो भी जनरेट करते रहते आप इनकी इनकम, उस पर हर साल टैक्स देते रहते। बिल्कुल। तो अब आपने उस 10 साल पे भी 10 लाख पे भी नहीं दिया जी। और उस 10 लाख पे जो इनकम हो रही थी उस पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब आपने टैक्स चोरी 10 लाख की नहीं की, उससे होने वाली इनकम की भी की, और हर साल की उससे रेंटल इनकम भी आ रही होगी, उसकी टैक्स चोरी की आपने, उसमें अप्रिशिएशन हो रहा था उसकी टैक्स चोरी की आपने। तो इसलिए आपको 45 लाख जो है वो इनकम में ही तो देना है। भाई जो आपने 10 लाख की चीज में जो आज आपकी 1 करोड़ की हो गई तो जो 90 लाख बड़े आपके जी। सरकार तो उसी बड़े में से मांग रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन है लोगों के जहन में कहीं तो ना मैं कहीं। तो कह रहा हूं आपसे तो कुछ मांग ही नहीं रही सरकार। आज इकोनॉमी डेवलप हुई, इसलिए तो वो 1 करोड़ की है ना। यस। अगर इकोनॉमी पाकिस्तान की तरफ नीचे चली जाती तो वो 10 लाख के बदले 2 लाख की रह जाती। बिल्कुल। तो उस 10 लाख पे जो पैसा आपने आज तक कमाते आ रहे हैं, अब तो दो, आपका तो कुल 10 ही लाख लगा था, ये तो देश ने दिया आपको 90 लाख, तो देश को 45 लाख वापस करो। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार पार्टनर इन प्रॉफिट बनना चाहती है। So that's very nice, होना भी चाहिए। पर इसमें लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम आ रही है जो इन्हें कुछ हद तक सही भी है। तो इसके लिए जो टैक्स डिफर्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने, वो एक अच्छा कदम उठाया है जी। तो आज के लिए सबसे बुक क्लीन करने का सबसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सरकार प्रदान कर रही है। हमारी भी यही कोशिश रहती है, इसीलिए बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से हमने भी एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया था जहां पे हम सर को ही पकड़ के ले गए थे अपने साथ, दैट यू हैव टू आंसर द पीपल। उनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन थे इस स्कीम को लेकर, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहेंगे। देन आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन विच इज वेरी मच इन माई माइंड, प्लीज। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016। आज हमारा ये जो मंच है, यहाँ से हमारी कोशिश रहेगी कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के इस तथ्य की पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाए। ये स्कीम पीएमओ की निगरानी में ड्राफ्ट की गई है। इस स्कीम में कोई लकूना नहीं है, बिल्कुल साफ बोला गया है कि आपको इम्यूनिटी है। जो आपकी सोर्स है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर कमिश्नर के हाथ का लिखा हुआ। इनकम टैक्स इम्यूनिटी देगा, बाकी डिपार्टमेंट की गारंटी नहीं लेगा। नेक्स्ट ईयर से उनके ऊपर कौन कौन सी ऐसे सेक्शंस हैं जो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे? मैं क्यों इस लफड़े में पढ़ूं यार, मैं पैसा दूं और वो भी इस केस के अंतर्गत में।
इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपसे ये नहीं पूछेंगे कहाँ से लिया है आपने. We trust the declarants that they're giving the fair information. In the same way, we also expect you to trust the department when we say that we will not be checking on your source, accept it as face value. IDS 2016 की स्कीम लागू करने में जो सार्क और उनकी टीम का सहयोग रहा, उसके लिए मैं इसको विशेष रूप से इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ. कैसा अनुभव रहा सर आपको फेस टू फेस लोगों के साथ, जब उनके इतने सारे कंफ्यूजन्स थे उसको एक एक करके दूर करने में? मुझे बड़ा अच्छा लगा. बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में है और पहले जब स्कीम आई थी और उसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन सरकार ने बार बार दिए और वो जरूरी भी थे. जो सबसे आखिरी में FAQ आया है, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता था कि यदि जो आम एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन था कि यदि मेरी बैलेंस शीट में कुछ अनसिक्योर्ड लोन या कुछ क्रेडिटर या कुछ शेयर कैपिटल या कुछ और डिवेंचर कैपिटल या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है जो मैंने देना तो है ही नहीं, सिर्फ बुक्स में खड़ा है, तो उसके लिए कोई कॉलम नहीं था. फॉर्म नंबर 1 होता है जिसमें आप इनकम को डिक्लेयर करते हो अपनी, तो सरकार ने वो कॉलम उस फॉर्म में ऐड कर दिया है अब. ओके, इट्स वेरी नाइस. अभी अगस्त में ही वो 17 अगस्त के FAQ में वो आया है जिसमें सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि यदि आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आपने देनी नहीं है और उससे कोई असेट डायरेक्टली लिंक नहीं है, अगर आपने एक अनसिक्योर्ड लोन फर्जी खड़ा करके एक असेट ले ली तब तो असेट डिक्लेयर होगी, अनसिक्योर्ड लोन नहीं होगा, उसका वैल्यूएशन होगा. लेकिन अगर आपने बिजनेस करने के लिए अपने टाइम टू टाइम ऐसी कुछ बाजार से अनसिक्योर्ड लोन शेयर कैपिटल ली जो कि फर्जी हैं और वो किसी एसेट से डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकती क्योंकि उससे आपने कोई एसेट ली ही नहीं, उस अमाउंट पे टैक्स देके अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर सकते हैं. और उसमें एक एडवांटेज और भी है. मान लीजिए आपका एक स्क्रूटनी में केस इस साल का चल रहा है, मान लीजिए 1 साल का चल रहा है और उससे पहले की ये इनकम आप डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये आप आज भी बता सकते हैं कि जी ये फलां डेट पे जो मेरी अनसिक्योर्ड लोन या मेरा शेयर कैपिटल जो फर्जी खड़ा हुआ था ये मैं डिक्लेयर कर चुका हूं, तो उसको आज भी उसकी इम्यूनिटी मिलेगी. तो ये बैलेंस शीट क्लीन करने का एक बिल्कुल सुनहरी मौका है. अगर किसी के पास इनकम थी, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, उसके बाद बारों बार स्कीम आती गई है, फिर भी डिस्क्लोज नहीं किया, अब ये उनके पास आखिरी चेतावनी है, अब भी उन्होंने सोचा कि ठीक है ये वक्त भी निकल जाएगा, तो आपको क्या लगता है इसके बाद अगर अब भी टैक्स नहीं पे किया तो क्या होगा? इसके बाद सीधा प्रोसिक्यूशन, टैक्स भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और जेल अलग. ओह माय गॉड. मैंने पहली बार ये देखा गया है कि डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग अपने ऑफिस से निकलकर बाहर आके लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, तो डिपार्टमेंट एक्शन में आ गई. ये पहला सवाल हमारे पास आया है, पुणे से राघव जी हैं. आप कहते हैं कि अगर आप इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में अपनी इनकम का सिर्फ एक पार्ट डिस्क्लोज करें तो क्या अपनी डिक्लेयर्ड पार्ट इनकम पर आपको इम्यूनिटी मिलेगी? बिल्कुल इम्यूनिटी मिलेगी. जो पार्ट आपने डिक्लेयर किया है सिर्फ उसी पर, जो पार्ट डिक्लेयर नहीं किया उस पर इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उस पर प्रोसिक्यूशन, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब लगेगा. इसलिए हमारी राय है कि आप पूरी की पूरी इनकम डिक्लेयर करें. राजकोट से दीपांशु जी हैं. आप कहते हैं कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में पार्टिसिपेट करने के बाद आप जो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे किसी और के साथ शेयर कर सकता है और ऐसा ना हो कि उन्हें कहीं और से नोटिस भी आ जाए किसी और डिपार्टमेंट से इसके बारे में? इनका डर बिल्कुल गलत है. ना ये इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से शेयर की जाएगी, ना ही इस इंफॉर्मेशन के बेस पे किसी और डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा. मैं मनीषा बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश से. मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ और सुनील सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो इतनी अच्छी एडवाइजेस देते हैं. मैंने आपका स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम भी देखा था और जैसे कि आपने उसमें बताया था, आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने उसके बाद अपनी इनोवेशन को लेकर इनक्यूबेटर को अप्लाई किया, बट मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई. अब मैं क्या करूँ? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सारे प्रोग्राम देख रही हैं और फायदा उठा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपने जो भी इनोवेशन इनक्यूबेटर के पास दी थी उसे दोबारा देखें, उसको दोबारा उसी इनक्यूबेटर के पास भी दे सकते हैं या देश के किसी और इनक्यूबेटर के पास भी दे सकते हैं. राजेंद्र जी, जाने से पहले मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को लीड करते हैं, तो जितने लोग हैं जो लोग इनकम कमाते हैं और उस पर टैक्स नहीं देते, बचा लेते हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे वो आप जरूर बताएं. अभी वो दिन गए कि पहले आप टैक्स की
कुछ हद तक चोरी करते थे या फिर आप इनकम डिस्क्लोज नहीं करते थे। बट अभी जो नए ज़माने के हिसाब से, नए रूल्स के हिसाब से आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, इसमें कोई वे आउट नहीं है। और सभी से मैं अपील करूंगा कि अगर आप टैक्स देते हो तो देश की प्रगति में योगदान ही कर रहे हो। हाँ, तो उस योगदान को हम सभी को बढ़ाना ही चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। सही बात। और हम चाहेंगे कि हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपका भी योगदान हो जाए, आपके बिजनेस मंत्र का, क्योंकि उसको सुनकर बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसे ही देश चलाने के लिए टैक्स की जरूरत होती है। तो आप टैक्स जरूर दें यदि आप चाहते हैं कि देश चले और तरक्की करे। जी, और उस तरक्की में हम सभी लोग जब भागीदार होते हैं तो आगे जाके उसके जो फ्रूट्स हैं वो भी हम ही लोग खाते हैं। और अब आपको बता दूं राजेंद्र साहब, हम लोग आ गए हैं उस मुकाम पे जिसे हम कहते हैं शिल्पा भावना स्पेशल। इट्स अ रैपिड फायर। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको बड़ी जल्दी उसके जवाब देने हैं। जी बिल्कुल। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत एक व्यक्ति 2 बार अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकता है, हाँ या ना? इस सवाल का जवाब हाँ है, क्योंकि अगर आपने इस स्कीम के तहत अगर कोई आपकी इनकम डिक्लेयर की है जी, अगर उसको आप बढ़ाना चाहें तो आप 2 बार या उससे भी अधिक बार स्कीम क्लोज होने तक कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा बार, मतलब आप डिक्लेरेशन को और बढ़ा सकते, कम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको अगर रियलाइज होता है कि मैंने जो उसके पहले जो इनकम डिस्क्लोज की है वो शायद कुछ हद तक कम है जी, और उससे बढ़ाना चाहिए, तो आप वो जरूर कर सकते हैं। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकता है, सही या गलत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी आपका एक्चुअल इनकम हो, जो भी अब तक अनडिस्क्लोज हो जी, उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आईडीएस से डरने की जरूरत किसे है, लेट टैक्स पेयर्स को या नॉन टैक्स पेयर्स को? नॉन टैक्स पेयर्स को। नॉन टैक्स पेयर्स को। यू ऑल्सो एग्री विद दैट। अब आप हमें आखिरी सवाल का जवाब दें, और इसके लिए तो मैं आपको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं देने वाली हूँ। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ डिक्लेयरिंग इनकम इन दिस आईडीएस स्कीम? 30 सितंबर 2016। आप सभी लोग भी याद रखिएगा, और क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है तो बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए हमारे पास कुछ खास है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।